ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन के अंदर जितने सारे फैक्ट्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे और बहुत अच्छा चैप्टर्स होता है ग्रेविटेशन। तो इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन है, थ्योरम है, उन सारी चीज़ों को बारीकी से देखा जाएगा। आखिर ग्रेविटेशन हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये हमारे लिए कहाँ तक बेनिफिट है, इससे एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक आपका ग्रेविटेशन। पहला पॉइंट आपको दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। कहा जा रहा है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक फोर्स नेसेसरी जरूरी है, एक फोर्स जरूरी है, नहीं तो हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ। जब किसी स्टोन को क्या करते हैं, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो वो कहाँ पे गिरता है, फॉल्स होता है, जमीन पर फॉल्स होता है, हमारी अर्थ पे फॉल्स होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्टोन को या मार्कर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो हमारी अर्थ पे यहाँ करके गिरता है? रीजन दिया गया है यहाँ पे कि बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी। रीजन ये लिखा है कि हमारी अर्थ जो है ना, उसमें का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, यानी आकर्षण बल। आकर्षण बल जो है काम करता है, जिसके जरिए अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी केंद्र सेंटर की ओर क्या करती है, खींच लेती है। और ये क्या कहलाता है, कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द स्टोन या एंड पुल इट डाउन। ये क्या करता है, स्टोन पे ग्रेविटी लगाती है या फिर उस स्टोन को क्या करती है, खींचती है, और वो हमारे जमीन पे आ गिरती हैं। दूसरा पॉइंट है रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ। जब वर्षा होती है तो ऊपर आसमान से जब बारिश होती है तो वो बारिश जो हमारी अर्थ पे गिरती है। लिखा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये भी किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण होता है, यानी अर्थ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ में ग्रेविटी लगी हुई है। ग्रेविटी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से क्या होता है, नीचे जाता है। या फिर अगर हमारे अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता, ना ही सही से वर्क कर पाता। तो हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटी लगी हुई है। इसके कारण से ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल्स होता है तो वो अर्थ पे ही आकर के क्या करता है, फॉल डाउन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूटन सेड दैट इट इज नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट। न्यूटन साहब ने क्या कहे हैं कि इट इज नॉट ओनली द अर्थ, सिर्फ अर्थ में ऐसा नहीं है, विच अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या करती है, खींचती है। जैसे एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन साहब का कहना था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो होते हैं प्रत्येक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। अब कभी भी अगर ग्रेविटी इस्तेमाल होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करेगा तो यहाँ पे हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना दो ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा और ना ही ग्रेविटी लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है ना, वही क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। दो बॉडी, मान ले एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे, तो दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, तो यही ग्रेविटी कहलाता है। ग्रेविटी हम इसी को कहेंगे, क्योंकि जब दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा तब ग्रेविटी इस्तेमाल नहीं होगा। जब तक दो बॉडी में से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, ग्रेविटी यूज नहीं होगा। यानी दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने आकर्षण बल जो होता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। तो आप याद रखिएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, यही लॉ है आपका, इसी से सारा कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, इसी पर थ्योरम बनेगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कह रहा प्रत्येक बॉडी जो है ब्रह्मांड में है ना, प्रत्येक बॉडी जो है ब्रह्मांड में अट्रैक्ट एवरी अदर दियर मासेस, क्या करता है, उन दोनों बॉडी के जो मासेस है ना और उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो उसको प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों बॉडी के मासेस जो होते हैं, ये दोनों बॉडी है, इसका मास m1 और इसके मास क्या है, m2 है। तो ये दोनों बॉडी के मासेस का क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और क्या करा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दोनों बॉडी के जो डिस्टेंस है, इनका बीच डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करा और ये इनवर्सली हो जाएगा। सपोज टू बॉडीज ए एंड बी, ए एंड क्या है, बी ऑफ मासेस m1 एंड m2, कह रहा कि सपोज मान लेते हैं दो मेरे पास बॉडी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी क्या है, बी है, और इसका मास रखा गया m1 और इसका मास क्या है, m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग क्या ले लिए हैं, r ले लिए, स्मॉल r, एंड लेइंग आर डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज बी एफ, तो कहा जा रहा कि इन दोनों बॉडीज के बीच का जो अट्रैक्शन लगाया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, f से डिनोट कर रहे हैं। तो थ्योरम याद रखिए कि दोनों बॉडी का जो कंडीशन था, f प्रोपोर्शनल क्या हो रहा था, m1 into m2, मतलब ये दोनों बॉडी के मासेस जो थे वो प्रोपोर्शनल थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड कह रहा था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मीन्स क्या हो जाएगा, 1/r², क्योंकि देखिए दोनों बॉडी का r² हो जाएगा और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि 1/r², इनवर्सली मतलब उल्टा हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू में क्या हो जाएगा, 1/r², यानी f इक्वल टू हो जाएगा आपका, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 और बाई में क्या हो जाएगा, r²। यानी अब प्रोपोर्शनल जब हम लोग हटाते हैं, फिजिक्स में ये लॉ है कि जब भी प्रोपोर्शनल को आप हटाइएगा कोई कांस्टेंट टर्म आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म हम यहाँ g ले लेते हैं, m1 m2 और बाई में क्या हो जाएगा, r²। यही निकलेगा f का फॉर्मूला। अगर यहाँ से हम g निकालना चाहते हैं, यहाँ से हम अगर g निकालना चाहते हैं तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, f इंटू r², अब बाई में क्या हो जाएगा, m1 और m2, ठीक है। ये जो है कैपिटल G हो जाएगा। अच्छा यहाँ पूछ लेगा कैपिटल G इक्वल टू क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या चीज से लिखते हैं, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, कांस्टेंट को कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई r², यानी जब हम कैपिटल G फाइंड करेंगे तो f इंटू r² बाई क्या हो जाएगा, m1 m2। अब पूछ ले अगर आपसे कि SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, यानी कैपिटल G का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो यहां से हम लोग कैपिटल G का ऐसा यूनिट फाइंड कर लेंगे। फोर्स क्या, फोर्स इंटू r² बाई में m1 m2 है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। r² यानी रेडियस है, इसका आपका डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर²। बाई में मास का किलोग्राम है, इंटू में किलोग्राम है, यानी आ जाएगा न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम²। ये निकलेगा SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ क्या निकलेगा, G। कैपिटल G का SI यूनिट निकल के आ जाएगा आपका ये न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम²। SI यूनिट ऑफ G इक्वल टू न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम²। ये निकलेगा आपका कैपिटल G का SI यूनिट। अगर आपसे कैपिटल G का वैल्यू पूछ ले तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम² होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम²। ये कैपिटल G का वैल्यू होता है। तो कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन है, ये थ्योरम है, ग्रेविटेशन का सबसे पहला थ्योरम है। अच्छा इसमें ये पूछ लेता है कि इसे दिया गया था कब,
तो आप याद रखिए, इसको तो दिए थे न्यूटन साहब, ये सब जानते हैं। 1687 ईस्वी में जब उन्होंने एक अपनी बुक का नाम रखे थे प्रिंसिपिया, क्या रखे थे? प्रिंसिपिया नामक बुक, ठीक है, प्रिंसिपिया। ये प्रिंसिपिया एक बुक बनाए लॉन्च किए थे न्यूटन साहब 1687 में। उसी में ये लॉ जो है उस समय दिए थे जब वो सेब को पेड़ से गिरते हुए देख करके ये प्रिंसिपल दिए थे। एक तरह का ये थ्योरम है। इस प्रिंसिपल को कब दिया गया था? जब उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखे थे, तभी से ये जो लॉ है ये न्यूटन साहब 87 में एक अपनी बुक लॉन्च किए थे प्रिंसिपिया। उसी में इन्होंने ये बात कही थी। उस समय लिख रहे थे बुक को, और लिखते लिखते ये भी लिखा गया, उस समय ये बगीचे में बैठे हुए थे और सेब को देखे पेड़ से गिरते हुए, पूरा का पूरा थ्योरम बना दिए ये। न्यूटन साहब कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। बार बार बताया जाता है कि न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। न्यूटन 3 लॉ दिए हैं न्यूटन साहब ने। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉ पिछले चैप्टर में पढ़ना था, और ये तीनों लॉ कौन दिए थे? न्यूटन साहब ने दिए थे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन ए बॉल। एक अर्थ है और एक बॉल है। ये आपका एक अर्थ हो गया और एक क्या हो गया? बॉल हो गया, ठीक है। ये अर्थ हो गया और ये बॉल हो गया। ये अर्थ है, ये बॉल है। अर्थ का मास दिया गया है, बॉल का भी मास दिया गया 1 किलोग्राम, ठीक है। अर्थ का मास दिया गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस देखिए यहाँ पे किलोमीटर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से देख लेते हैं। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रेडियस जो दिया गया, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर या मीटर में बदलेंगे, 1000 से इंटू करेंगे। 6.4 × 10⁻3 और ये 3 कितना आ जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। आपका दिया गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू होता है G × m1 m2 बाई में क्या होता है? r²। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। F = G × m1 m2 बाई r²। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो F = जो फार्मूला होता है, G का वैल्यू कितना? 6.67 × 10⁻11। उसके बाद मास कितना? 1 है, और अर्थ का मास है 6 × 10⁻24। नीचे आपका रेडियस हो जाएगा 6.4 × 10⁻6। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। 6.67 × 10⁻11, 6 × 10⁻24 बाई में हो जाएगा 64.6.4 × 10⁻12। अब देखिए, ये पॉइंट दो डिजिट के बाद यहाँ, दो डिजिट के बाद यहाँ, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी 667 × 6, ये 6 लिख दिए, और ये पावर माइनस में और ये प्लस में है, तो पावर क्या होगा? माइनस होगा। यानी 24 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 पावर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 64 × 64 और इंटू 10⁻12। अब देखिए 10 पे पावर 13, 10 पे पावर 12, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा? हमको 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 667 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू 10, और नीचे 64 इंटू क्या हो जाएगा? 64। आप इसको जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह के आ जाएगा। यानी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 9.8 न्यूटन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बना के देख लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, इसको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का इस तरह का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ अर्थ का डाटा दिया रहेगा। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगर रेडियस ऑफ अर्थ आपसे पूछ ले तो 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर होगा, या फिर 6.4 × 10⁻6 मीटर होगा। तो रेडियस दोनों में दिया रहेगा। अगर किलोमीटर में आपको दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर मीटर में दिया हुआ है रेडियस तब तो कोई बात नहीं, हमें कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अगर किलोमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके बनाएंगे, तभी ये न्यूमेरिकल सही बनेगा और आंसर भी आपका सही आएगा। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज इतना 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज इतना किलोग्राम। दो बॉडी इस बार हमारे पास है, एक बॉडी अर्थ है, दूसरा बॉडी क्या है? मून है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून
और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया गया कितना 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो पूछा जा रहा है कि अर्थ के द्वारा जो है उन दोनों के बीच का फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, अर्थ और मून के बीच का फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू दिया गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। दो ऑब्जेक्ट है, अर्थ और क्या है, मून। इस क्वेश्चन को फोर्स निकालना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बना के और के बताया आपको। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस बॉडी चेंज है, मासेस रेडियस उसका चेंज है। तो आप इसको बना करके हमारे कमेंट में आंसर जरूर भेजिए, क्योंकि आप बनाइएगा तभी कुछ सीखिएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते। केपलर्स लॉ है। केपलर एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने ये बात बताए थे कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर क्या करते हैं, मूव्स करते रहते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताए थे, तो केपलर नामक साइंटिस्ट ने बताए थे और उन्होंने 3 गो लॉ भी दिए थे। तो देखते हैं तीनों लॉ क्या है आपका। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या कहा जा रहा है कि द प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। यानी प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये पार्ट देखिए आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो पार्ट है ना ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये आपका सन हो गया और यहाँ पे क्या है, प्लैनेट है। तो ये क्या कर रहा है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सन एट वन ऑफ द 2 फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये भी बताया कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उनमें से जो सन है ना, इसका पॉइंट भी क्या है, निश्चित है। ये अपने एक सेंटर पर मौजूद है, फिक्स किया गया और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं उसका आपका सीरियल याद रखना है। ये बहुत सारे प्लैनेट है, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट 8 है। 8 प्लैनेट जो ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसे सूर्य के। ठीक है, सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी बात इसमें क्या बताया जाता है आपको कि सूर्य के चक्कर तो लगा रहे हैं और ये भी बताया जाता है कि सन के जो नज़दीक में चक्कर लगा रहा है ना उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका स्पीड क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी ज़्यादा होगा। और सन से जो दूर लगा रहा है ना इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये भी बात आपको याद रखना। सूर्य से जो नज़दीक का प्लैनेट है उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। सूर्य से दूर का जो प्लैनेट है उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। दूसरा लॉ क्या है, केपलर सेकेंड लॉ। ये 3 गो ऑर्बिट आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और लॉ ऑफ पीरियड्स है। ये तीनों भी जो है केपलर साहब नहीं बताए थे। दूसरा सेकेंड लॉ क्या है, केपलर सेकेंड लॉ। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ईच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सन है और ये जो प्लैनेट है आपका ना, इसको एक लाइन ज्वाइनिंग की तरह क्या करता है, जोड़ा जाता है। और समय अंतराल उसका जो होता है ना, जिस लाइन से उसको ऐड किया जाता है और जो उसकी एरिया होती है ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, यानी सन से जो प्लैनेट को क्या करता है, जोड़ता है जो लाइन। स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो जो एरिया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना, वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी आपका हो गया आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। प्लैनेट ऑन द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम का स्क्वायर का। तो आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी स्क्वायर, यानी आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये न्यूटन केपलर्स थर्ड लॉ का है। ठीक है, द लॉ ऑफ द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। कह रहा है सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है तो बार है, उसका क्या है, ये क्यूब है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, ये देख लीजिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही आपका एरिया है। ठीक है, इस एरिया में ही आपका क्या है, ये थ्योरम यूज हो रहा है। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, के। तो ये केपलर्स का
लॉ था। ये बात याद रखना कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट मूव्स कर रहे हैं ये सबसे पहले किसने बताए थे, तो केपलर नामक साइंटिस्ट ने ही बताए थे। पॉइंट है फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। कहा जा रहा है जब किसी ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को क्या क्या आता, फॉलिंग करवाया जाता, नीचे गिराया जाता अर्थ पे, तो अर्थ उसको क्या करता, अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर लेता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ में अप्लाई होता है, ये क्या कहलाता है, आपका फ्री फॉल कहलाता है। यानी अर्थ जिस फोर्स के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है वही क्या कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है आपका कैलकुलेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, इसमें हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या फार्मूला था, जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और पिछले फार्मूला से होता मास इंटू एक्सीलरेशन। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फोर्स का फार्मूला था मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। आपको पता होगा कि जब दो इक्वेशन का LHS टर्म अगर इक्वल होता है तो उसका RHS टर्म भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे LHS टर्म फोर्स इक्वल है तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या हमें मिलेगा, एम ए इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक एम कैंसिल कर दीजिए, यानी ए इक्वल टू जी एम बाई में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप ए यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आ रहा है, जी एम बाई नीचे हो जाएगा द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड by the earth is called acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, जी से। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जी एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये स्मॉल जी का आपका क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। स्मॉल जी का वैल्यू क्या निकला, जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी और कैपिटल जी, अगर यहाँ से पूछ ले कैपिटल जी क्या है तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ये तीनों याद रख लेना है। कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, और आर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। स्मॉल जी पूछ ले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। को क्या करना है कि स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप स्मॉल जी का वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा, कैपिटल जी का वैल्यू 6 पॉइंट कितना होता है, 67 इंटू 10 टू दी पावर -11। मास ऑफ अर्थ आपको लिखाया गया था 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 होता है। रेडियस आपको अर्थ का बताया गया था 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर में होता है। इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूला पे तो ये हमको निकल करके आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो स्मॉल जी का क्या होता है, वैल्यू होता है। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है। पिछले किस टाइप में इक्वेशन था, यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, इस टाइप पे इसका न्यूमेरिकल जो है बनाया जाता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो चैप्टर 1 में आप पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, सेकेंड जो है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और थर्ड जो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, कुछ नहीं किया गया, जो आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस जैसे एस था उसको हाइट में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो एक्सीलरेशन था उसको स्मॉल जी में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे v इक्वल टू यू प्लस यहाँ पे क्या हो गया
GT हो गया, यहाँ S था तो यहाँ H कर दिया गया, H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो गया। और थर्ड में V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH हो गया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी है, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी इक्वेशन मोशन है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज है। मतलब जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या इंटरफेस बनता है या किस तरह का कंडीशन आएगा। अलग अलग पॉइंट्स को भी याद रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल क्या होगा, हाइट क्या होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ये टर्म कंडीशन जो आपको याद रखना पड़ेगा। हम अभी ये टर्म और कंडीशन क्या करते हैं आपको नोट करवा देते हैं। ये कुछ आपका कंडीशन दिया गया है, इसी पे हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जितने सारे न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में दिया गया है वो इसी पे डिपेंड है। पहला पॉइंट करा कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो स्मॉल जी का वैल्यू प्लस में लिखाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन क्या रहेगा कि हम लोग बॉडी को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं या नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। दूसरा है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। यानी स्मॉल जी का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो माइनस में ही लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब बॉडी को गिराएंगे तो +9.8 होगा, नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तब माइनस में होगा। अगर व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। किसी ऑब्जेक्ट को अगर जब हम ड्रॉप्ड करते हैं किसी एक निश्चित हाइट से तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब क्या आता है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी यानी v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द टाइम टेकन बाई अ बॉडी टू राइज टू द हाइट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। यहाँ पे हाइट आपको सेम रखा जाएगा। ये क्वेश्चन में कंडीशन आपको दिया रहेगा तो आप कंडीशन को अच्छी तरह से याद कर लें, इसको नोट कर लीजिए और ये याद रखना पड़ेगा, तभी इस पर न्यूमेरिकल जो है आपका बनेगा। मास एंड वेट है, मास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। मास का डिफिनीशन है द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर या मटेरियल कंटेंट इन इट इज नॉन एज मास। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास जो है उसको जो कंटेन करके रखता है, जितनी क्वांटिटी कंटेन करके रखा जाता है वो क्या कहलाता है, मास। द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी 0। किसी भी बॉडी का मास जो है 0 नहीं हो सकता है। द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। किसी भी बॉडी का मास जो कांस्टेंट होता है और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज भी नहीं हो सकता। नहीं, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो भी इस बॉडी का मास क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। मास इज डिनोटेड बाय एम, मास को एम से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास पिछले किलोग्राम होता है जिसको केजी से डिनोट किया जाता है। ग्रेटर द मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी बॉडी का अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। लिखा गया ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का मास जो है ज़्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। डिपेंड ऑन मास। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास को एम से डिनोट करते हैं। और ये वेट का, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट माने भार होता है। वेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट है ना वो क्या होगा, फोर्स विथ इच। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आपका। वेट जो है वेट इज वेक्टर क्वांटिटी है। द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0, किसी भी बॉडी का वेट क्या है, 0 हो सकता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन किसी भी बॉडी का वेट जो है कांस्टेंट नहीं हो सकता है। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
अगर किसी भी बॉडी के वेट जो है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे चेंज हो जाएगा, जबकि मास में ऐसा नहीं था। मास इस प्लेस पे रहेगा तो भी उस बॉडी का मास वही रहेगा जो दूसरे प्लेस पे रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और वेट को डिनोट क्या चीज से करते हैं, कैपिटल W से किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका फोर्स इक्वल टू या कुछ कंडीशन दिया गया जो कि वेट इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो कैसे होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन फार्मूला होता है जो कि बिफोर चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू A में हो गया, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर जाता है किसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो A के जगह पे किसका वैल्यू आ जाता है, G का आ जाता है। तो F इक्वल टू क्या हो गया आपका mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है किसी बॉडी में, इज नॉन एज वेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी में अर्थ के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, वेट। यानी F के जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, W आ जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। पूछ ले आपसे W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। W वेट है, ये मास है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 1 किलोग्राम मास में कितना आता है, 9.8 न्यूटन का वेट अप्लाई होता है। यानी 1 किलोग्राम किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उस ऑब्जेक्ट पर वेट कितना अप्लाई होगा, तो 9.8 न्यूटन वेट जो उस पर अप्लाई होगा। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। तो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट का है, इतने सारे डाटा आपको मिला है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा है, न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल जो इस पे बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो आपको अलग से बना करके दे दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे।